स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा हिंदी का जो एकांकी है, आपका सबसे लास्ट चैप्टर साहित्य संचयन का, ठीक है, वही स्टार्ट करेंगे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें एक ही एकांकी है आपका दीप दान। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। उससे सिर्फ आपका क्या आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आराम से उसका सारांश सब कुछ आराम से पढ़ लेंगे, जिससे आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो सब आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं उसको क्या है थोड़ा। ठीक है, क्या है, दीपदान। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा था इसको, दीपदान। ये एक वास्तविक कहानी है। ठीक है, 1500 के आसपास की चित्तौड़ यानी राजस्थान की एक वास्तविक महिला की बोलिए या नारी की वहां की एक घटना है, उसी पर आधारित ये एकांकी है। ठीक है, पहले आपको थोड़ा एकांकी का मतलब थोड़ा सा हम बता दें। एकांकी और नॉर्मल जो कहानी होता है उसमें अंतर क्या होता है। जो कहानी होता है, देखिएगा, कोई भी कहानी अगर आप पढ़े होंगे, जैसे हमने पढ़ा है, उसने कहा था, यूट्यूब पे पढ़ा है। ठीक है, तो जब भी हम कोई कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें आपको लगेगा जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी पात्र है, उसके बारे में जो लेखक है वो सारी बातें आपको बताएंगी। सारी जो स्थितियां हैं वो सारी स्थितियों को आपके सामने कौन रखेगा, जो लेखक है। ऐसा लगेगा कि लेखक ये सारी बातें बोल रही है। जब ऐसा कोई चीज लिखेंगे साहित्य तो उसको बोल देंगे क्या, कहानी। लेकिन जो एकांकी होता है ये अलग प्रकार का कहानी होता है। जैसा कि आपको हम संवाद रचना, ठीक है, या वार्तालाप करना आपको सिखाए थे, लिखा है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक एक कैरेक्टर अपनी बातों को बोलता है। उसी प्रकार जब हम किसी कहानी को इस प्रकार से, जब जिस कैरेक्टर का आएगा, जिस पात्र का बोल आएगा, उस पात्र को लिख के उसके माध्यम से बोलने की कोशिश करके लिखाएंगे एक संवाद के रूप में, तो उस कहानी को उस समय हम क्या बोल देंगे, एकांकी बोल देंगे। बस इतना ही फर्क है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। एकांकी का मतलब क्या है, संवाद का जैसा होता है, जिसमें हर एक कैरेक्टर अपने अपने बातों को बोलता है। इसमें कोई तीसरा पात्र मतलब लेखक नहीं होता है जो सारी स्थिति को आपके सामने बताएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एकांकी बोलते हैं। उसी प्रकार हम लोग का दीपदान क्या, एक प्रकार की एकांकी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, इससे क्वेश्चन कैसा आएगा आपका। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, इससे किसी प्रकार का एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी प्रकार का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इससे आपका बोर्ड का एग्जाम में टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में, माध्यमिक परीक्षा में जो 90 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहेगा। सिर्फ आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, देखिए, ऐसा कुछ रहेगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 150 से 200 शब्दों में, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। और 2 क्वेश्चन रहेगा, को में कुछ क्वेश्चन रहेगा और खो में कुछ क्वेश्चन रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स रहेंगे, ये भी 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो आपको आता है। लेकिन आपको कितना जो आंसर लिखना है वो 150 से 200 शब्दों के अंदर ही लिखना है। और इसके अलावा और कोई सब जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, उसमें किसी एक को आपको 150 से 200 शब्दों के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब देख लेते हैं। देखिए, जो दीपदान एकांकी है उसको आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, पात्र है इतने सारे। ठीक है, तो उसको हम पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन, पूरा हिस्ट्री उसके बारे में आपको हम बता देंगे। फिर आपको बताएंगे उसको पढ़ना कैसे है, फिर उस पर आधारित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग एक्सटर्नल में करके रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो ये दीपदान एकांकी है वो सच में एक क्या बोले, वास्तविक घटना है। किस समय की, कहाँ की, तो वो राजस्थान जो हम लोग के भारत में, ठीक है, राजस्थान जो राज्य है वहां की प्राचीन समय की घटना है। उसी में एक जगह का नाम है चित्तौड़। क्या, चित्तौड़। चित्तौड़ के एक राजा थे, कौन थे, महाराणा सांगा, या महाराजा सांगा भी इन्हें बोल सकते हैं, राणा मतलब ही राजा, महाराणा सांगा, या इन्हीं का वास्तविक नाम क्या था, संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह कहीं कहीं एकांकी में लिखा रहेगा, संग्राम सिंह कहीं कहीं लिखा रहेगा महाराणा सांगा। तो दोनों क्या थे, एक ही थे। ठीक है, ये 1508 से लेकर 1527 ईस्वी के मध्य आपके जो राजस्थान का जो
चित्तौड़ है वहां का राजा थे, वहां के कौन थे, राजा थे, या बोल सकते हैं महाराजा थे। समझ में आ गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन आपको जनरल ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ एकांकी को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको ये सारी चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों को अगर आप रखेंगे, याद रखेंगे अपने दिमाग में, तो आपको पूरी एकांकी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या रखिएगा, चित्तौड़, चित्तौड़ जो राजस्थान में उस समय अभी भी राजस्थान में जो चित्तौड़ है, ठीक है, वहां के राजा 1508 से लेकर 1527 के मध्य वहां के राजा कौन थे, महाराणा सांगा, या उन्हीं को बोला जाता है संग्राम सिंह, ठीक है। संग्राम सिंह के टोटल 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, टोटल 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम है भोजराज जी। पहले पुत्र का नाम क्या है, भोजराज जी। बहुत पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। समझ में आ गया, ठीक है। रतन, दूसरे पुत्र का नाम है रतन सिंह द्वितीय। क्या, रतन सिंह द्वितीय। 1527 तक राजा कौन थे, चित्तौड़ के, चित्तौड़ के राजा थे संग्राम सिंह ये महाराणा। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे रतन सिंह द्वितीय, क्योंकि इनकी मृत्यु तो बहुत पहले, ये प्रथम पुत्र थे, पहले पुत्र थे, बड़े बेटे थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, तो बचे कौन, ये तीनों। इन तीनों में सबसे बड़े कौन थे, रतन सिंह। तो रतन सिंह द्वितीय जो थे वही 1528 से 1531 ईस्वी तक जो चित्तौड़ है उसके क्या बने, राजा बने। क्यों, क्योंकि रतन ये संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और विक्रमादित्य सिंह, उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई, रतन सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु, किसी युद्ध में इनकी भी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद जो विक्रमादित्य सिंह द्वितीय, एक विक्रमादित्य सिंह, ठीक है, एक विक्रमादित्य भी आप लोग सुने होंगे, वो नहीं, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय, ये कोई दूसरे थे, ठीक है। ये क्या हुए, अपने भाई के मृत्यु के बाद 1531 से 1536 ईस्वी तक ये चित्तौड़ के राजा बने, ठीक है। और उस समय इनकी अधिक उम्र नहीं थी, 17 से 18 साल विक्रमादित्य द्वितीय की एज थी जब ये राजा बने थे। कब, 1531 से 1536 के मध्य। कहाँ के, चित्तौड़ के। चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और उनके सबसे छोटे भाई का नाम क्या था, कुंवर उदय सिंह, जो आप लोग एकांकी में एक बार अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को ये पता होगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कुंवर उदय, ये दोनों तो मर गए थे, बचे कौन, महाराणा सांगा के 2 पुत्र का जिक्र आपको एकांकी में मिलेगा, ठीक है। कौन, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय, ठीक है, और कुंवर उदय सिंह। महाराणा सांगा के मृत्यु के बाद या संग्राम सिंह के मृत्यु के बाद ऐसे बोलेगा विक्रमादित्य सिंह द्वितीय क्या हुए, वहां के राजा बने। ये सब भी है, लेकिन उनके बाद ये बने। तो आपको किताब में इतना डिटेल में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये सारी चीजें लिखा रहेगा, ठीक है। तो विक्रमादित्य सिंह द्वितीय क्या हुए, वहां के राजा बने। उसके बाद कुंवर उदय सिंह अभी छोटे थे, 14 साल के, ठीक है, ये अभी वहां पे थे। तो जैसा कि आपको ये सारी जो फैमिली ट्री है ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आपको पूरा एकांकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको 4 मार्क्स पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो और देखते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है राजस्थान में एक प्रथा, बहुत प्राचीन प्रथा है कि पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी होती है वो क्या कर लेती है, जौहर धारण कर लेती है, या उन्हीं को सती प्रथा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, चूंकि पति मतलब महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, ठीक है, संग्राम सिंह के मृत्यु के बाद उदय सिंह की माता ने जौहर धारण कर लिया। तो उदय सिंह की जो माता थी, कुंवर उदय सिंह और विक्रमादित्य सिंह द्वितीय की जो माता थी, उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर धारण कर लिया था। ये तो आपको पता है, पूरा हम बता रहे हैं कि पूरा स्टोरी आपको समझ में आ जाए कि कैसे वो कहानी आगे बढ़ा, ठीक है। धारण कर लिया, तो उससे पहले अपने पुत्रों की रक्षा की जिम्मा एक राजपुतानी को सौंप दी है, ठीक है। अब देखिए, आप ही सुनिए क्या हुआ। जो महाराणा सांगा थे वो भी मारे गए, उनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र भी मारे गए, ठीक है। और पत्नी भी जौहर कर रही है, तो बचे कौन, 2 पुत्र बचे, ठीक है। तो पत्नी जो जौहर कर रही थी, उन्होंने क्या किया, अपनी दोनों जो पुत्र है उसका जो जिम्मेदारी है, उसको जो पालने पोसने का कार्य है, उसको एक राजपुतानी को सौंप दिया। राजपुतानी मतलब एक राजपूत जो जाति होती है, उसी की जो महिला होती है उसी को राजपुतानी बोला गया। तो एक राजपूत जाति की महिला को इन दोनों बच्चों का देखभाल का जिम्मा सौंप देती है, जिसका नाम पन्नाधाय है, पन्नाधाय रहता है, ठीक है। जिस औरत को, जिस राजपुतानी नारी को जो कुंवर उदय सिंह की जो देखभाल का जिम्मा सौंपा जाता है, उसका नाम क्या रहता है, पन्नाधाय रहता है। जिसका एक पुत्र भी रहता है जिसका नाम चंदन आता है। तो पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या रहता है, चंदन रहता है। पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को मां की तरह प्यार करते हैं, इसलिए कुंवर उदय सिंह उन्हें धाय मां कहकर पुकारते हैं, ठीक है। जो पन्नाधाय थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो जो कुंवर उदय सिंह है उसको अपने पुत्र चंदन के जैसा ही स्नेह और प्रेम करती थी, इसीलिए
जो कुंवर उदय सिंह है वो भी पन्ना धाय को क्या बोलती थी, धाय माँ कर पुकारती थी। पूरे राजमहल के लोग जो पन्ना धाय है उसको प्यार से धाय माँ धाय माँ धाय माँ करके पुकारते थे। यहाँ तक आपको पन्ना धाय के बारे में पता चल गया होगा, पन्ना धाय को क्यों कुंवर उदय सिंह का जो जिम्मेदारी सौंपा गया। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बनवीर, बनवीर, अब ये दूसरा कैरेक्टर आता है क्या, बनवीर, जो मेन विलेन है। ठीक है, खलनायक जिसको बोलते हैं। ठीक है, बनवीर महाराणा सांगा के बड़े नहीं होगा, यहाँ छोटे होगा। ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, छोटे भाई पृथ्वी राज के दासी पुत्र। तो ये जो बनवीर, जो महाराणा सांगा है उनके एक भाई थे। कौन भाई थे, छोटे भाई था, छोटा भाई था, उनका नाम क्या था, पृथ्वीराज। नाम क्या था, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के दासी पुत्र, मतलब पृथ्वीराज और दासी के संयोग से उत्पन्न हुआ पुत्र क्या कहलाएगा, दासी पुत्र। मतलब इनका ही पुत्र था लेकिन दासी के साथ था। ठीक है, तो बनवीर कौन थे, महाराणा सांगा के जो भाई थे पृथ्वीराज, उन्हीं के क्या थे, दासी पुत्र थे। जब महाराणा सांगा तीसरे पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय चित्तौड़ के राजा बने तो बनवीर उनके पास आ गया। जैसा ही उन्होंने देखा, जो बनवीर है उसने देखा कि जो वहां चित्तौड़ की गद्दी पे अभी महाराणा सांगा का तृतीय पुत्र, ठीक है, तृतीय पुत्र मतलब जो तीसरा पुत्र है, ठीक है, जो अभी ज्यादा एज नहीं है, जिसका 17 से 18 साल की उम्र है, वो क्या बना, वहां का राजा बना। तो ये बनवीर कहीं और रहता था, वो क्या हुआ, अब विक्रमादित्य द्वितीय के पास आ गया, उनके पास आ गया। और विक्रमादित्य सिंह द्वितीय के चापलूसी मतलब समझते हो ना, तलवार चाटना। ठीक है, हाँ में हाँ जी हुजूरी करना। ठीक है, चापलूसी करते करते वहां उनका खास आदमी बन गया। विक्रमादित्य सिंह द्वितीय क्या थे, अभी बच्चे थे, नाबालिग थे। ठीक है, और ये बनवीर थोड़ा चालाक आदमी था। अब क्या देखते हो ना, कोई चमचा रहता है, राजा का कोई चमचा रहता है, उसी प्रकार विक्रमादित्य सिंह द्वितीय का ये चमचा बन गया। ठीक है, उसके हाँ में हाँ, जो भी वो बोलता उसके हाँ में हाँ मिलाते रहता। तो उसे ऐसे करते करते ये जो बनवीर था, ठीक है, वो क्या बन गया, ये विक्रमादित्य सिंह द्वितीय का अच्छा आदमी बन गया, खास आदमी बन जाता है, जिसे उदय सिंह की रक्षा का कार्य दिया जाता है। अब उदय सिंह जो छोटा सा बच्चा था, उसको दुश्मनों से खतरा था। ठीक है, तो उसकी रक्षा का भार मतलब उसकी रक्षा, बॉडीगार्ड टाइप का, उसकी बॉडीगार्ड करने का जिम्मा मतलब उसको रक्षा करने का जिम्मा किसको सौंपा जाता है, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय ने किसको सौंप दिया, वो बनवीर को सौंप दिया। यहां तक आप लोग को अच्छी से समझ में आया होगा क्या कहानी में चल रहा है। ठीक है, एकांकी में क्या चल रहा है। अब इसके आगे देखते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार है सोना। सोना एक 16 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की है। 16 वर्ष की क्या है, सुंदर सी लड़की है, जो एकांकी में एक मुख्य भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो सोना रावल स्वरूप की पुत्री है। रावल स्वरूप उनके पिता है। ठीक है, रावल स्वरूप की पुत्री है, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है। कुंवर उदय सिंह जो है उनके साथ ही क्या करती है, ये सोना खेलती है। कुंवर उदय सिंह कौन है, वो महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र है। ठीक है, जिनकी उम्र है 14 वर्ष। अभी कितनी वर्ष है, 14 वर्ष है। ये सोना की उम्र कितनी है, 16 वर्ष है। लिख सकते हो लेकिन एमसीक्यू में आएगा नहीं। ठीक है, कभी यूज हो जाए। ये सोना की उम्र कितनी है, 16 वर्ष। ये बहुत ही सुंदर है, सुंदर स्वभाव की, मतलब सुंदर, देखने में सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ऐसे बोल सकते हो। और ये उदय सिंह के साथ क्या करती है, खेलते रहती है। बच्चा एज है, खेलते रहता है। उसी प्रकार एक और कैरेक्टर आता है आपका क्या, कीरतवारी। क्या आता है, कीरतवारी। ठीक है, राजमहल के जूठे पत्तल उठाने वाला एक साधारण व्यक्ति। ये कीरतवारी क्या है, कीरत उसका नाम है। ठीक है, बारी उसकी जाति का नाम है। ठीक है, तो कीरतवारी क्या है, जो राजमहल देखते हो, राजमहल राजा लोग का जो घर होता है, उसमें क्या होता है, पत्तल में खाना खाया जाता है। तो बहुत सारा जूठा पत्तल, अब इतना खाना बनता है, इतने सारे लोग होते हैं, मंत्री, तो सबके जो खाना, जो जूठा पत्तल होता है, उस पत्तल को उठाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, आपका कीरतवारी करता है। और सामली भी क्या है, उस महल में जो कुंवर उदय सिंह है उनके महल में काम करने वाली क्या है, एक साधारण स्त्री है। तो यहां तक आपको सारा कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। महाराणा सांगा के 2 पुत्र मर गए, तो बचे कौन, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय और कुंवर उदय सिंह। ठीक है, कुंवर उदय सिंह अभी क्या है, 14 वर्ष के एक छोटे से बच्चे हैं। विक्रमादित्य सिंह को क्या मिला है, अभी राजगद्दी मिला है, जो अभी 17-18 साल के हैं, उनका भी ज्यादा एज नहीं हुआ है। ठीक है, और इन दोनों का जिम्मा, इनको बचाने का, पालने पोसने का जो जिम्मा किन्हें सौंपा जाता है, वो पन्नाधाय को सौंपा जाता है। पन्नाधाय क्या, एक राजपुतानी है, बहुत ही बहादुर महिला है, उसका एक स्वयं का पुत्र है। उस पुत्र का नाम
क्या है, चंदन, और वो जो कुंवर उदय सिंह को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और इसी कारण से कुंवर उदय सिंह भी उसे धाईमा मतलब माँ का जर्दा देते हैं, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। उसी प्रकार आपका आता है बनवीर। बनवीर क्या है, वो पृथ्वी राज का दासी पुत्र है, मतलब दासी के साथ किया गया पुत्र है, ठीक है। और वो कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, देखता है विक्रमादित्य सिंह द्वितीय, अभी छोटा सा बच्चा, उसके पास आ जाता है। उसकी कुछ मानसिकता होगी, उसका कुछ उसके पीछे उद्देश्य होगा, जो यहाँ पे आ गया उसका चापलूसी करते उसका प्रिय शागिर्द बन जाता है, या बोल सकते हो उसका प्रिय आदमी बन जाता है, खास व्यक्ति बन जाता है उसके लिए, ठीक है। और वो अपना क्या करता है, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय जो क्या करता है, अपने छोटे भाई का रक्षा का भार किसको सौंप देते हैं, बनवीर को सौंप देते हैं। उसी प्रकार आपका ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे आपकी एकांकी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर आपको अभी समझ में आया। अब क्या कहानी के जो एकांकी है वो कैसे बढ़ती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, जो दीपदान एकांकी है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाना तो अभी आसान नहीं है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम पढ़ा सकते थे, लेकिन आप लोग खुद मत नहीं देखेगा उस चीज़ों को, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन था उसके हम बता रहे, ठीक है। अभी हम इसका सारांश बताएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो लाइन नहीं समझ में आया वो हम समझा देंगे, ठीक है। अभी इसका हम सारांश बता देंगे, कहानी में क्या हुआ, फिर एक और चीज़ बताएंगे जिसके माध्यम से आपको पूरा एकांकी समझ में आ जाएगा। फिर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहीं पे हम सॉल्व कराएंगे एक एक वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका जो दो क्वेश्चन आएगा उसमें एक आप पक्का ही कर पाइएगा, ठीक है। तो आराम से इन चीजों को महसूस कीजिए, देखिए सारांश क्या हुआ कहानी में, एक्चुअली एकांकी में हुआ क्या, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी एक चित्तौड़ की सच्ची घटना पर आधारित एक एकांकी है। जब महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य सिंह द्वितीय चित्तौड़ के राजा बनते हैं, तब वे नाबालिग रहते हैं, ये तो आपको पता है, और वे चित्तौड़ की गद्दी को संभाल नहीं पाते हैं। छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो शराब या फिर भोग विलास में विलीन हो जाता है। छोटा 17-18 साल का बच्चा है जिसको इतनी बड़ी गद्दी मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उन चीजों को संभाल नहीं पाता है, ठीक है। वो अच्छा राजा नहीं बन पाता है, वो बहुत ज्यादा मदिरा पान करता है, लड़की या फिर नाच गान के चक्कर में वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कौन, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय। उनको बुरी चीजों का लत लग जाता है, वे प्रजा पर बहुत अत्याचार करते हैं। उनको बुरी चीजों का मतलब मदिरा पान, लड़की, इन सब का, नारी, डांस, इन सब का क्या हो जाता है, लत लग जाता है। जैसा जानते हो एक राजा जो होता है पूरा एकदम भोग विलास में विलीन होता है, उसी प्रकार का राजा ये बन जाता है। उन चक्रों में आकर ये प्रजा पर बहुत ज्यादा ही अत्याचार करते हैं, जिनसे प्रजा उनसे दुखी रहती है। जो अब देखो प्रजा यानी जो लोग हैं राज्य में वास करने वाले जो लोग हैं वो क्या रहते हैं, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय से बहुत ज्यादा दुखी रहती है, ठीक है। उसी समय बनवीर उनके संपर्क में आता है। बनवीर तुमको पता है कौन, और वो कहां से उनके पास आ गया, ठीक है, और उनका खास बन जाता है। धीरे धीरे सारे सैनिक और सामंतों को अपनी तरफ मिला लेता है। धीरे धीरे बनवीर क्या करता है, जाता है और विक्रमादित्य सिंह द्वितीय को और उसको जो बुरी चीजों का और ज्यादा लत लगवा देता है। धीरे धीरे क्या करता है, और जितना भी सामंत मतलब मंत्री जो बड़े बड़े मंत्री उन सबको अपने पास ले लेता है, अपनी तरफ कर लेता है। कुछ इसका अलग प्लान है जिसके कारण ये सब सारी चीजें ये करता है, कर लेता है। और एक रात सोते हुए विक्रमादित्य सिंह को मार देता है और स्वयं को चित्तौड़ का राजा घोषित कर देता है। देखो क्या प्लान था इसका, ठीक है। बनवीर देखा विक्रमादित्य सिंह द्वितीय एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया, ठीक है, धीरे धीरे उसका प्रिय बन गया, खास आदमी बन गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसको मार देता है। एक रात क्या करता है, सारे आदमी को अपनी तरफ ले लेता है और एक रात क्या होता है, विक्रमादित्य सिंह को मार देता है, ठीक है, और स्वयं को चित्तौड़ का राजा घोषित कर देता है। अब तुमको पता है यहाँ का कौन मेन आदमी था, दोही, यहाँ का जो राजवंश का दोही कुल दीपक था, यहाँ पे कौन था, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय जो भोग विलास में विलीन था, और दूसरा क्या था, कुंवर उदय सिंह, वो इस चित्तौड़ के मेन राजा बनते, ठीक है। लेकिन क्या करता है, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय को ये क्या करता है, मार देता है। और एक बच्चा सा है तो ये क्या करता है, बोलता है अब सारा सामंत मेरे अंदर आ गए हैं, सब सामंत, मंत्री महामंत्री जितने भी ये मेरे ही अंदर है, इसी कारण अब मैं क्या हूं, मैं ही चित्तौड़ का राजा हूं। अपने आप को क्या करता है, उस प्रदेश का राजा घोषित कर देता है। लेकिन अभी भी महाराणा सांगा के आखिरी पुत्र कुंवर उदय सिंह पन्नाधाय के पास सुरक्षित रहता है, तुमको पता है अभी भी। लेकिन मेन राजा कौन है, राजा महाराणा सांगा के जो आखिरी पुत्र
है महाराज कुंवर उदय सिंह, अभी ये जिंदा है तब तक ये क्या हुआ, वहां का वास्तविक राजा बनेगा। फ्यूचर में जाकर, भविष्य में जाके जब ये बड़े हो जाएंगे तो यही क्या होंगे, उस राजगद्दी पे बैठेंगे। तो ये डर उसको सताने लगता है, किसको, विक्रमादित्य, जो बनवीर है, बनवीर को ये सारी बातें सताने लगता है कि मैं इसको तो मार चुका हूं, अभी तो राजा बन जाऊंगा, लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये भी राजा के लिए मुझसे युद्ध करेगा। लेकिन अभी ये जो है तुम्हारा जो उदय सिंह वो कहां पे है, वो धाई माँ के पास क्या है, सुरक्षित है, उनके पास ही है, जो चित्तौड़ का असली उत्तराधिकारी है। अतः चित्तौड़ की गद्दी को संपूर्ण रूप से हासिल करने के लिए बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र करता है। बनवीर क्या करता है, कुंवर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचता है। लेकिन पन्ना धाई अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने एकमात्र पुत्र चंदन के प्राणों की आहुति दे देती है। और यही पूरा एकांकी क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म हुआ। आप एकांकी को पढ़िएगा, वहां पे आपको पूरी तरीके से एक एक बाय लाइन कौन करेक्टर क्या बोलता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करा दे क्या हुआ था। तो बनवीर आपको समझ में आया, बनवीर क्या करता है, विक्रमादित्य सिंह द्वितीय को मार देता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो वास्तविक जो राजा है, संपूर्ण राजा बनने के लिए कुंवर उदय सिंह को मारने की चेष्टा करता है। लेकिन किसी प्रकार से जो पन्ना धाई है वो क्या करती है, कुंवर उदय सिंह को बचा देती है, और उस चक्रों में वो अपने पुत्र का प्राण बलिदान कर देती है, जिसके माध्यम से कुंवर उदय सिंह को बचा लेती है। इस प्रकार से पूरी एकांकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारांश भी बोलेगा, दीपदान एकांकी का सारांश लिखो तो ये 4 मार्क्स आपको आ सकता है। ठीक है, अब आपको 2-3 बार क्या करना है, एकांकी और ध्यान से सुनना, एक एक चीज हो जाएगा। 2-3 बार आपको क्या करना है, एकांकी को अच्छे से पढ़ना है, जाके रीडिंग करना है, जस्ट और कुछ समझना नहीं। यही सर मेन चीज है, यही है, सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे। एकांकी को आपको बस 2-3 बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और अच्छे से इसको माने हम तो बोल रहे कंपल्सरी कर लो। ठीक है, क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया रहेगा नाटक टाइप का। ठीक है, जो दीपदान है, दीपदान एकांकी पे एक नाटक किया गया है, 1 घंटे का पूरा है, जाके उसको अच्छे से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपको ये सारी चीजें प्लस आप एक बार जब पढ़ लीजिएगा, प्लस 1 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका दीपदान का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सारांश को 2-3 बार पढ़ लेना, एकांकी को 2-3 बार पढ़ लेना, उसके बाद एक वीडियो जाके पहले ही जाके वो वीडियो देख लेना। अभी जाके वीडियो क्या करना, देख लेना। उसके बाद आपको सारा कुछ जो आपका डाउट है एकांकी से रिलेटेड वो सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना कर लिया, आप लोग बस उतना कर लो। उसके बाद हम देख लेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे, कौन कौन क्वेश्चन इस चैप्टर पे आया है वो सारे क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, और आप उसको ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा उसका सॉल्यूशन ही आपको दे देंगे, जिससे आपका पूरा तैयारी हो जाएगा इस एकांकी का। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लीजिए, आपका एकांकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।